नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे विगत वीडियो को अगर आप निरंतर देख रहे होंगे तो इस चैनल पर कक्षा 7 और कक्षा 8 का एनसीईआरटी अध्यायवार सारांश को पढ़ा गया है और समझा गया है। उसी कड़ी में आज हम विज्ञान कक्षा 8 का अध्यायवार सारांश पढ़ने का शुरुआत करेंगे। इसमें हम अध्याय 1 से शुरू करेंगे और जो अंतिम अध्याय होगा वहाँ तक जाएंगे और उसे पूरा समझेंगे। तो ये देखिए, ये दिया हुआ है विषय सूची, जिसका है अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। 1, 2, 3, 4 करके ऐसे अध्याय दिए गए हैं और जैसा कि उसमें भी 10-12 अध्याय थे, इसमें भी लगभग 13 अध्याय हैं। ये है कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 1। तो चलिए इसके सारांश की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, यह एनसीईआरटी की विशेषता है जिसमें कुछ प्रमुख शब्द दिए जाते हैं और आपने क्या सीखा बिंदु करके सारांश दिया जाता है। जो आपने इस अध्याय को पढ़ने के बाद क्या सीखा वो इस सारांश में बताया जाता है। तो चलिए पहले प्रमुख शब्दों को पढ़ लेते हैं और फिर सारांश को पढ़ेंगे। प्रमुख शब्दों में दिया गया है कृषि पद्धतियाँ, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेशिंग, खरपतवारनाशी, फटकना। ये हमारे मुख्य शब्द हो गए। अब चलिए इसके सारांश को पढ़ते हैं। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है रबी फसल और दूसरा है खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों की उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषक की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। उसे हम सिंचाई कहते हैं। निराई क्या होता है? निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है। जो पौधे अननेसेसरी रूप से उग जाते हैं हमारे ज़मीन में, उसको निराई के द्वारा हटाया जाता है, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट, कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। यहाँ सिंचाई हो गया, फिर निराई हो गया, फिर कटाई हो गया। नेक्स्ट है दानों को भूसे से अलग करना, इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं, थ्रेसिंग करना। बीजों को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। हमें बीजों का भंडारण उचित तरीके से करना चाहिए। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, इसे हम पशुपालन कहते हैं। तो देखा मित्रों आपने, ये था इस पाठ का सारांश और प्रमुख शब्द। तो ठीक है मित्रों, अब हम इसके प्रमुख शब्दों में से कुछ शब्दों को विस्तार पूर्वक इसका पूरा वृत्तांत पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर उर्वरक एवं खाद्य में अंतर एक टेबल के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ उर्वरक के बारे में पॉइंट दिए हुए हैं और इसके जस्ट बगल में खाद्य के बारे में दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक जो है वो आर्टिफिशियल यानी मानव द्वारा बनाया गया एक लवण है। लेकिन खाद जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, फैक्ट्री लगा के उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। लेकिन खाद जो होता है वो खेतों में नेचुरली तरीके से बनाई जाती है। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है, उर्वरक जो होता है उससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। मतलब उर्वरक जो बनाए जाते हैं उसमें ख्याल रखा जाता है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में है कि नहीं। लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, क्योंकि ये नेचुरली होता है तो स्वाभाविक सी बात है जो उसमें ये सब चीज़ें कम पाई जाती हैं, लेकिन पाई जाती हैं। तो ये देखा आपने मित्रों फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या अंतर होता है। तो चलिए अब दूसरे चीज़ को देखते हैं। तो चलिए अब सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? जो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होते हैं। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। अगर सूखा रहेगा, शुष्क रहेगा तो वहाँ पे बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, सिंचाई के बहुत सारे स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत दिए गए हैं? कुएँ, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर, ये सब क्या हैं? जल के स्रोत हैं। देखिए, ये बूझो है, इसी का नाम बूझो है। बूझो और पहेली से आप एनसीईआरटी में बराबर ही परिचय लेते रहते हैं। फिर देखिए, यहाँ बूझो के मन में एक प्रश्न है। क्या है? जो इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ, यानी अवेयर हूँ,
क्योंकि पिछली बार गर्मियों में इसके जो बूझों ने पेड़ पौधे लगाए थे वो सूख गए थे। किस चीज़ के कारण? पानी की कमी के कारण, यानी शुष्कता के कारण। तो देखिए सिंचाई के बहुत सारी विधि होती हैं, अलग अलग विधि के द्वारा यहाँ पर सिंचाई करके बताया गया है। कुछ पुराने ज़माने की विधि हैं जो अब प्रयोग में नहीं है, और कुछ अभी में प्रयोग भी किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंचाई के पारंपरिक तरीके, ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन। तो चलिए इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे मोट के तरीक़ा से यहाँ पर पानी खेतों में दिया जा रहा है, यही वो वे है। चलिए इसे पढ़ते हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी क्षेत्र में अपने अपने तरीके होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। कौन कौन से पारंपरिक तरीके हैं? एक है मोट घिरनी, मतलब घिरनी लगा के पानी को निकालना और फिर उसे खेतों तक पहुँचाना। फिर चैन पंप, मतलब पंप में चैन लगा के, ये यहाँ देखिए चैन पंप से पानी को खींचा जाता है और फिर इसे खेतों में पहुँचाया जाता है। तीसरा है ढेकली के द्वारा, देखिए ढेकली से ऐसे ही पानी निकाल के और खेतों तक पहुंचाया जाता है, सिंचाई की जाती है। ये सब पारंपरिक तरीके हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। चौथे नंबर में दिया हुआ है रहट, उत्तोलक तंत्र, मतलब उत्तोलक लगा के उसे, देखिए ये है रहट, यहाँ लिखा हुआ है रहट मतलब इसमें एक सर्किल के टाइप से लकड़ी लगा रहता है, घूमता रहता है, उत्तोलक इसमें लगा हुआ है। ये पानी को इधर से उठाता है और इधर नाले में गिरता है, नाले के माध्यम से खेतों तक पानी पहुँच जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जिसके पास जो उपलब्ध है उसके माध्यम से वह पानी खेतों तक पहुंचाएगा। तो मित्रों इधर जो इस पेज पर आपने देखा ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके थे, ट्रेडिशनल वे थे, और ये सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं, मॉडर्न विधियाँ हैं जिसके द्वारा अभी खेतों में सिंचाई किया जाता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहली तो है छिड़काव तंत्र, छिड़क के पानी पहुंचाया जाता है, जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ये देखिए इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से पानी इससे निकलता है और यहाँ पर एक मोटर लगा रहता है जिससे पानी छीट के पूरे खेतों में पहुँचाया जाता है, जिसे हम छिड़काव तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। इस स्प्रिंकलर सिस्टम को इसमें पूरा विस्तार पूर्वक समझाया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में कैसे पानी पहुंचाया जाता है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पेड़ों की जड़ों में गिरती है। इस सिस्टम से पानी का सिंचाई करने में पानी की बहुत सारे बचत की जाती है। कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों तक पानी पहुँच जाता है। तो ये देखिए इसको भी चित्र में बताया गया। यही हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में पाइप बिछा रहता है, हर एक पौधे के जड़ में पानी जितना आपको चाहिए उतना खोल के दे दीजिए। तो आपने देखा मित्रों बहुत सारे सिस्टम, कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम और कुछ मॉडर्न सिस्टम के माध्यम से खेतों में पानी को पहुंचाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो आपने अध्याय 1 को देखा, उसके समरी को भी देखा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की। अब अगले वीडियो में हम अध्याय 2 के साथ, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु, फ्रेंड्स एंड एनिमीज़, जो सूक्ष्मजीव हैं, जो किसान के कुछ मित्र भी होते हैं, कुछ शत्रु भी होते हैं, तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे, जो है अध्याय 2। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।